गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज के क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के ज्योग्राफी की किताब जिसका नाम है पर्यावरण और हम। इसके चैप्टर 3 में हम देखेंगे स्थल रूपों का विकास। ये जो हमारी धरती है इसका विकास कैसे हुआ, ये कैसे बनी। तो बच्चों, आपको मालूम है कि धरती की जिस सतह पर हम रहते हैं वह गतिशील है और इसके गतिशील होने के बावजूद भी हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? हजारों वर्षों से मनुष्य यही सोचता था कि महाद्वीप अपनी जगह पर स्थिर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों की जो स्थिति है वो पूर्व में ऐसी नहीं थी। सन 1912 ईस्वी में जर्मनी के अल्फ्रेड वेनेगर ने बताया कि लाखों वर्ष पूर्व सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। इसको उन्होंने पेंजिया या वृहद महाद्वीप का नाम दिया तथा सारे महासागर भी एक साथ थे, जिसे पेंथालासा कहा। बाद में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण पेंजिया का विखंडन या बिखराव शुरू हो गया और ये वर्तमान महाद्वीप तथा महासागरों का रूप इसने ले लिया। आप यहाँ पृथ्वी के प्रारंभिक स्वरूप को देख पा रहे हैं, जिसमें कि पूरी पृथ्वी एक जगह ही एक साथ थी और सारे महासागर भी एक साथ थे। सर्वप्रथम पेंजिया का विखंडन अंगारा लैंड यानी कि धरती के उत्तरी भाग तथा गोंडवाना लैंड यानी दक्षिणी भाग से शुरू हुआ। अंगारा लैंड के विखंडन से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी भाग का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड के विखंडन से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का ही अंग है और हमारा राज्य झारखंड या इसका छोटा नागपुर पठार इसी गोंडवाना लैंड का एक अंग है। भूपर्पटी में कुछ बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें हैं जो धीमी गति से गतिशील हैं। इन प्लेटों में गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण से होती है और उससे उत्पन्न ऊर्जा तरंगों के कारण होती है। प्लेट के सीमा क्षेत्र को विवर्तनिकी या टेक्टोनिक क्षेत्र कहते हैं और गति के कारण ही इन प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप या ज्वालामुखी फटने जैसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं। इन प्रक्रियाओं के कारण पर्वत, पठार जैसी अनेक स्थल रूपों का विकास होता है और इन्हीं स्थल रूपों का बाह्य कारक कार्य जो है इसके स्वरूप में परिवर्तन करने से विविध प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण होता है। आप यहाँ ज्वालामुखी का एक चित्र देख पा रहे हैं जिसमें ज्वालामुखी के विभिन्न अंगों को दिखाया गया है, जिसमें मेंटल, प्रॉपर्टी और मैग्मा कोष्ठ है। इसके निकास से लावा क्रेटर के द्वारा निकलता है और गैस एवं राख भी इसके साथ साथ निकलते हैं। ज्वालामुखी या वोल्केनो। ज्वालामुखी का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर उपस्थित उस छिद्र या दरार से है जिससे होकर गर्म गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े और धूल आदि निकलते हैं। इस छिद्र का संपर्क भूगर्भ से एक पतली नली के द्वारा होता है जिसे ज्वालामुखी नली कहते हैं और यह नली के मुख को क्रेटर कहते हैं। जब धंसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी के मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कल्डेरा भी कहते हैं। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रमुख है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। जिस ज्वालामुखी से लावा और गैस सदैव निकला करते हैं उन्हें हम जागृत ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली, हवाई द्वीप का मौना लोआ तथा इक्वेडोर का कोटोपिक्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ आप यह जानें कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं और कोटोपिक्स विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जागृत ज्वालामुखी है, जिससे सालों भर हमेशा ज्वालामुखी
के उद्गार से लावा और मैग्मा निकलते रहता है। दूसरे प्रकार का ज्वालामुखी है प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी उद्गार शांत पड़े रहते हैं तथा उनमें कभी कभी उद्गार के लक्षण दिखाई देते हैं और अचानक विस्फोट या उद्गार होने लगता है। इसमें है इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्रोटोटोवा, और ये विश्व के प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। तीसरी प्रकार का है शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी का उद्गार पूर्ण या समाप्त हो जाता है। इनके मुख में जल आदि भर जाता है और झीलों का निर्माण हो जाता है। इनमें पुनः उद्गार की संभावना नहीं रहती है, जैसे कि अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा और दक्षिण अफ्रीका का चिम्बरराजो। ये विश्व के प्रमुख शांत या मृत ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी उद्गार के कारण धरातल पर ज्वालामुखी पर्वत, लावा पठार, गर्म जल और झरने, काल्डेरा आदि का निर्माण होता है। भारत के दक्कन का लावा पठार और झारखंड का राजमहल का पहाड़ी का निर्माण लावा प्रवाह से ही हुआ है। आप ये जानें कि राजमहल की पहाड़ी झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित है। भूकंप। पृथ्वी के सतह के कंपन को ही हम भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। प्लेटों की गति, ज्वालामुखी उद्गार, भूपटल भ्रंश, जलीय भार आदि भूकंप के कारण ही होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण प्लेटों की गति है। वर्तमान समय में बड़े बड़े जलाशयों के निर्माण के कारण भू असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है, और जैसे कि महाराष्ट्र के कोयना में 1967 में आया भूकंप का कारण कोयना जलाशय को माना जाता है। धरातल के नीचे का यह स्थान जहां कंपन की घटना आरंभ होती है उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर सतह पर जहां भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम होता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र के आसपास भूकंप की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है तथा अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ इसकी तीव्रता कम होती जाती है। भूकंपीय तरंगें। भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगें उत्पन्न होती है। इन्हीं ऊर्जा तरंगों से जान माल की हानि होती है और ये भूकंपीय तरंगें हैं। पहली अनुदैर्घ्य या प्राथमिक तरंग, दूसरी है अनुप्रस्थ या द्वितीयक तरंग और तृतीय है पृष्ठीय या धरातलीय तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगों की तीव्रता सबसे अधिक होती है। अनुप्रस्थ तरंगों की तीव्रता तरंग से कम होती है और पृष्ठीय या धरातलीय तरंग की तीव्रता सबसे कम होती है। सर्वाधिक हानि इसी तीसरे तरंग के कारण होती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्र। विश्व का भूकंप प्रभावित प्रमुख क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र है तथा मध्य महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला क्षेत्र है। प्रशांत परिमेखला को ज्वालामुखी एवं भूकंप की अधिकता के कारण अग्नि मेखला भी कहते हैं या रिंग फायर भी कहते हैं। इस क्षेत्र में जापान, इंडोनेशिया, चिली आदि प्रमुख भूकंप प्रभावित देश आते हैं। मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला का विस्तार म्यांमार में अरकान योमा पर्वत से लेकर भूमध्य सागर तक है। भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश इसी के अंतर्गत आता है और भारत में हिमाचल प्रदेश तथा गंगा का मैदान प्रमुख भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भूकंप से बचाव। भूकंप से बचाव का उपाय 3 स्तर पे करना चाहिए। पहला है भूकंप आने से पहले। इस चरण में हम आपातकालीन योजनाएं बनाएंगे। घर में सुरक्षित स्थानों की पहचान करेंगे, जैसे कि मेज, पलंग के नीचे, दीवार का कोना या दरवाजे के पास। घर की बीमा पॉलिसी, समय समय पर विशेषज्ञों के द्वारा घर के नींव की जांच करानी चाहिए। दूसरे तरीके में है भूकंप आने के दौरान हम कौन सी सावधानियां बरतेंगे। तो इस समय यदि हम मकान के अंदर हैं तो सुरक्षित स्थान पर रहेंगे, घर के बाहर हैं तो खुली जगह पर जाएंगे, समुद्र के किनारे हैं तो ऊंची ज़मीन पर जाएंगे
और वाहन चला रहे हैं तो खुले स्थान पर जाएंगे। भूकंप के आने के बाद हमें क्या करना है कि स्थानीय रेडियो एवं दूरदर्शन केंद्रों का प्रसारण सुनेंगे। चोट लगी हो तो प्राथमिक चिकित्सा देंगे। बिजली की आपूर्ति बंद करेंगे। क्षतिग्रस्त इमारत में है तो बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। अब जानने योग्य बात यह है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र भूकंप लेख ही कहलाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल पर होता है। आप यह भी जानें कि हमारा राज्य झारखंड भूकंप के दृष्टिकोण से कम प्रभावित है। राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित गोड्डा और साहेबगंज जिला ही मुख्य रूप से भूकंप के प्रभाव पर आता है। भुज का भूकंप, इसके अध्ययन में हम देखते हैं कि 26 जनवरी 2001 को 8:45 पर गुजरात के भुज शहर में 6.9 तीव्रता का एक भूकंप आया। इसके चलते ऊंची ऊंची इमारतें गिर गई, संचार और बिजली की आपूर्ति बंद हो गई, यातायात की व्यवस्था भंग हो गई। शहर के लगभग सारे घर मलबे में बदल गए। भूकंप का अधिकेंद्र भुज में था। 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 5 लाख से ज़्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। भुज, राजकोट और अहमदाबाद में जनधन की भारी हानि हुई। उस समय भूकंप का मुख्य कारण इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर गति करना था। यहाँ आप भुज भूकंप की तबाही का एक दृश्य देख पा रहे हैं। बच्चों, आज इतना ही। अगली क्लास में हम नदी के कार्य, पवन के कार्य और समुद्री तरंगों के कार्य के बारे में जानेंगे।